कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू कर रहा हूं। डिवेंचर तो हो गया। बेटा अब देखो, अगर मेरी बात मान लो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। सबसे मेन चीज, अब की बार कैश फ्लो में बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन तो करना नहीं है, ना लंबे चौड़े फॉर्मेट रटने की जरूरत है, क्योंकि एमसीक्यू आने हैं। तो कैश फ्लो अगर आप मेरा साथ दोगे तो आज ही आज में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है एमसीक्यू के लिए पूरा सब 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 सब। अगर आप मेरी सपोर्ट करते हो, सपोर्ट कैसे करनी है ध्यान दे लो बस। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले तो ये कौन से एएस में कवर है। एक एमसीक्यू तो ये भी बन सकता है, एएस 3 रिवाइज्ड। इसके अनुसार कैश फ्लो में कितने मेथड होते हैं? 2, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। इलेवेंथ क्लास में, सॉरी 12th क्लास में आपने कौन सा मेथड करा हुआ है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमारे कोर्स में था नहीं, मैं हल्का फुल्का इसके बारे में फिर भी बता दूंगा, ठीक है। अब दोनों एक बराबर है। सुन मेरी बात, एक थाली में दाल और राजमा मिला हुआ है, तुझे दोनों को अलग करना है, तो दाल को राजमा से अलग करना इजी है, राजमा को दाल से? दोनों बराबर ही हैं। चलो 2 दाल मिक्स है, अब तेरे पेपर में वही ना बन जाए और नंबर मिले खिचड़ी। डायरेक्ट मेथड में भी 3 एक्टिविटी में डिवाइडेड है ये चैप्टर। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इनडायरेक्ट मेथड में भी 3 एक्टिविटी में ही डिवाइडेड है सारी एक्टिविटी। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, अरे भैया कैश फ्लो लिखा है, और फाइनेंसिंग। बस दोनों ही केसेस में, दोनों मेथड में ये दोनों एक्टिविटी क्या रहती है? सेम। चेंज कहां आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? चेंज कहां आता है? चेंज आता है ऑपरेटिंग में। बस वो भी चेंज भी क्या है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। सुनो, इसमें हम केवल क्या जोड़ते हैं? कैश एंड ऑपरेटिंग इनकम जोड़ते हैं। जैसे कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जैसे कैश एक्सपेंस, तो कैश इनकम, सॉरी हाँ लिख लो, छोटा सा ही लिख रहा हूं। और इसमें से कैश एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, जैसे कैश परचेज, जैसे पेमेंट टू क्रेडिटर, जैसे कैश एक्सपेंस। लास्ट में टैक्स पेड लेस करा और आ गया कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यही चेंज है बस, और कोई चेंज नहीं है। इन्वेस्टिंग सेम, फाइनेंस, और इसमें क्या है? इसमें ऊपर से नीचे आ रहे हैं और उसमें नीचे से ऊपर जाते हैं, तो उसमें रिवर्स कर देते हैं। जो भी हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट है,
उसमें वापस ऐड कर रहा हूं नॉन कैश सारी चीजें वापस जाते हुए, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स। कोई मुझे बताएगा प्रोविजन फॉर टैक्स एड बैक क्यों करा जाता है? क्या ये खर्चा नहीं है? है। तो इसे कैंसिल क्यों कर रहे हो? क्या ये ऑपरेटिंग नहीं है? है। तो फिर इसे कैंसिल क्यों करते हो प्रोविजन फॉर टैक्स को? ये मत कह देना बस 12th में रट लिया था, मैंने तो रीजन दिया था। अरे भैया इस साल का टैक्स कब दोगे? तो इस साल का टैक्स इस साल के लिए कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश, इसलिए एड बैक होता है। बस सीधा सा नियम है। ठीक, ये क्या है? इनडायरेक्ट मेथड, रिवर्स जा रहे हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व और डिविडेंड मेड, बस इतना सही लिख रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना मैं, और कुछ नहीं लिखवाऊंगा फॉर्मेट में याद करने के लिए। अब यहां से निकल कर आता था पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इसमें ऐड करो सारे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब आप बताओ ऐड क्यों करते थे? ध्यान दिलाना, ऐड क्यों करते थे भाई? सीधा सा एक नियम है, मुझे वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें केवल ऑपरेटिंग थिंग हो। तो जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग थिंग्स है उन्हें क्या कर रहा हूं मैं? कैंसिल। एक्सपेंस पहले माइनस हो चुके हैं, कैंसिल करने के लिए ऐड। इनकम पहले प्लस हो चुकी है, तो कैंसिल करने के लिए माइनस। ऐड करते थे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, माइनस करते थे डिक्रीज इन, उल्टा कर लिख दिया क्या मैंने? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, ये शॉर्ट फॉर्मेट लिख दिया मैंने, और माइनस करते थे टैक्स पेड, बस खत्म। अब मैं आ रहा हूं समझाने पे, मेन बहुत हो गया ये। हेलो, हाँ जी, अब आता हूं, देखो मेन, सुनो बेटा, अब आते हैं असली थिंग पे। सबसे पहले अधिकतर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, हमें यह पहचानना है कि क्या ऑपरेटिंग है, क्या फाइनेंसिंग है, क्या नॉन ऑपरेटिंग है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जर्नल कॉन्सेप्ट की। जर्नल कॉन्सेप्ट में मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पहचान करने की कोशिश ही नहीं करता। मैं चीजों को दो हिस्सों में बांटता हूं, या तो नॉन ऑपरेटिंग, एक बार मुझे रीस्टार्ट कर लो ना लैपटॉप पे, क्या पता हैंग मार रहा हो, शट डाउन, हाँ रीस्टार्ट करके देख लो, 4 बार मांग। देख सुन, ये इससे होगा,
जब वापस ऑन करूंगा तो खुलेगा। लैपटॉप से दूसरा ये लैपटॉप से तो एक बार में हो गया, ले लिंक हो गया। सुनिए, अब आते हैं असली थिंग पे, असली कॉन्सेप्ट पे जो हमें सीखना है, सोचना है। ठीक है, यहां से शुरू है। जनरल कॉन्सेप्ट की बात करता हूं पहले मैं। देखो, मैं पूरे कैश फ्लो को दो हिस्सों में बांट रहा हूं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो मैं ऑपरेटिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहा, ना मैं ऑपरेटिंग के बारे में कुछ सिखा रहा, मैं सीधा क्या सोचना सिखा रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग। अब जो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है वो क्या बन जाएगी? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नहीं होगी। इनकम कहां पर है आप? ये पीबीटी के नीचे सेकंड वाला। हाँ हाँ, वो माइनस होगी, ये माइनस है, ये माइनस। चलिए अब सुनो बेटा, ये ध्यान दियो, ये तेरा 12th में जो तूने पढ़ा है उससे बहुत डिफरेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं बात। इसे रख दे फोन को, फिर से कह रहा हूं। नॉन ऑपरेटिंग में दो एक्टिविटी आ रही है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब यहां पर इन्वेस्टिंग से आप क्या मतलब समझते हैं? बहुत सीधा सरल है, बहुत सीधा सरल है। जिनका भी रिलेशन नॉन करंट एसेट, दैट इज फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से है, ये सब हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? इन्वेस्टिंग। और अगर ये इन्वेस्टिंग है तो ये क्या बन गए? नॉन ऑपरेटिंग। दूसरा, जिनका रिलेशन शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन, शॉर्ट टर्म लोन भी लिख देता हूं, कभी तुम्हारे दिमाग में गलत फहमी आए बाद में, बैंक कोडी भी लिख देता हूं, कभी तुम्हारे दिमाग में गलत फहमी आए, से है, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बस खत्म बात। और जो ना इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है, वो क्या बन जाएगी? ऑपरेटिंग। इससे ज्यादा सीधा सरल चैप्टर सोचना है ही नहीं। अब देखो, मैं आपको आधे आंसर तो अभी यहीं पे सॉल्व करवा देता हूं। हाँ भाई, सैलरी पेड टू वर्कर, क्या इसका रिलेशन नॉन करंट एसेट से है? नहीं है। गुड्स लॉस्ट बाई फायर ऑपरेटिंग होती है, नॉन ऑपरेटिंग होती है? लॉस बाई फायर गुड्स नॉन ऑपरेटिंग होती है, लेकिन हम ऑपरेटिंग वैसे तो ये होती है नॉन ऑपरेटिंग, पर इस चैप्टर में ध्यान से देखो, क्या इसका संबंध नॉन करंट एसेट से है, फिक्स्ड एसेट से है, इन्वेस्टमेंट से है? तो ये इन्वेस्टिंग नहीं है। क्या इसका संबंध शेयर से है, डिबेंचर से, बॉन्ड लोन से? तो ये क्या बन गई? ऑपरेटिंग। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीन बाई फायर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीन बाई फायर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ मुझे क्या है, मैं तो पढ़ के नहीं आया आजकल। ऑपरेटिंग में आएगा। ओ भैया, मशीन, मशीन क्या होती है? फिक्स्ड एसेट तो किस एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर क्या होता है? ये ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन वैसे तो ऑपरेटिंग है, पर इसे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानेंगे क्योंकि फिक्स्ड एसेट से संबंध है। इसके पीछे सही लॉजिक बताऊं, ये नॉन कैश है। ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग। अब देखो, अब यहां पर भी दो बातें होंगी।
सुनो मेरी बात, यहां भी दो बातें होंगी। अगर ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इनकम है या एक्सपेंस है तो इसके दो इफेक्ट होंगे हमेशा, ठीक है। कैश इनकम है या कैश एक्सपेंस है तो इसके दो इफेक्ट होंगे हमेशा। पहली बात मैं करता हूं, कैश इनकम है अगर ये, तो किस एक्टिविटी की इनकम है? इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग में ऐड, ऑपरेटिंग से लेस। एक्सपेंस है ये, किस एक्टिविटी का एक्सपेंस है? इन्वेस्टिंग का, तो दो इफेक्ट क्या बनेंगे? इन्वेस्टिंग से लेस, ऑपरेटिंग में। अगर ये नॉन कैश इनकम एक्सपेंस है, क्या है ये? नॉन कैश इनकम एक्सपेंस है, तो एक ही इफेक्ट होगा, क्या? अगर ये इनकम है तो ऑपरेटिंग से माइनस, एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग में प्लस। तीसरा एलिमेंट इसका, अगर यहां पर एसेट की सेल परचेज है, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन तो है पर एसेट की ट्रांजैक्शन है, इनकम एक्सपेंस नहीं है। जैसे परचेज ऑफ मशीन, क्या वो इनकम है? क्या वो एक्सपेंस है? तो भैया इसका एक ही इफेक्ट होगा, इन्वेस्टिंग में प्लस या इन्वेस्टिंग से माइनस। पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताना कुछ चीजें। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, पहली बात ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, आया ना? है। अब ये इन तीन कैटेगरी में से क्या बनती है? कैश इनकम, नॉन कैश इनकम या केवल कैश ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट? तो कितने इफेक्ट होने चाहिए? इनकम है, पैसा आ रहा है, तो किस में ऐड? जिसकी इनकम है उसमें ऐड। और दूसरा इफेक्ट, अबे तो हो गई एडजस्टमेंट भी, तैयार लो, हो गई एडजस्टमेंट भी। यही तो एडजस्टमेंट और क्या है? पर इन्हें मैं अब 12th की तरह नहीं लिख रहा, अब मैं इसे लिख रहा हूं सीधा एमसीक्यू से सोचने के लिए। अब डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है, मशीन पे लग रहा है तो हम इसे इन्वेस्टिंग मान रहे हैं। अब ये एक्सपेंस है, कैश या नॉन कैश? तो एक ही इफेक्ट हो सकता है, क्या? और क्या? ऑपरेटिंग में एडबैक, क्योंकि एक्सपेंस है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम एक्सपेंस और ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट, पैसा आएगा जाएगा, तो माइनस इन्वेस्टिंग से। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं क्यों लंबे लंबे चौड़े चौड़े फॉर्मेट लिखवाऊं भाई, है ना? हम सीधा एमसीक्यू से करेंगे। ऐसे ही फाइनेंसिंग की बात करता हूं, तो अगर फाइनेंसिंग से रिलेटेड कैश इनकम, हाँ दोनों में पैसा आया नहीं, अब पैसा गया लिख तो दिया यार। अब कैश इनकम या एक्सपेंस है किससे रिलेटेड? फाइनेंसिंग की चीजों से। तो दो बातें होंगी, अगर इनकम है, किससे रिलेटेड इनकम है? फाइनेंसिंग से, तो कहां पे ऐड होनी चाहिए? तो दूसरा इफेक्ट ऑपरेटिंग से। अगर ये एक्सपेंस है, किसका एक्सपेंस है? कहां से लेस होना चाहिए? दूसरा इफेक्ट ऑपरेटिंग में। अगर ये नॉन कैश इनकम एक्सपेंस हो तो एक ही इफेक्ट हो सकता है। अगर इनकम है तो ऑपरेटिंग से माइनस और एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग में प्लस। एग्जांपल दूं, डिविडेंड मेड, मेड मींस नॉन कैश, तो ऑपरेटिंग में क्या करते हो? ऐड करते हो, ठीक है? क्या करते हो? ऐड करते हो। तीसरा, अगर कैश ट्रांजैक्शन है ऑफ शेयर डिवेंचर लोन की, तो इसका इफेक्ट एक ही जगह जाएगा, कहां? इन्वेस्टिंग में, ओ फाइनेंसिंग में। पैसा गया तो माइनस और पैसा आया तो प्लस। बेटा मैं बड़ा बड़ा फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं, मैं सीधा एमसीक्यू पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं आएगा इससे एमसीक्यू तो फिर हम पूरा फॉर्मेट बता देंगे। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, इश्यू ऑफ डिबेंचर।
पहले बात बताओ, इश्यू ऑफ डिबेंचर किस एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग का। पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। अब ये बताओ, क्या डिबेंचर इनकम एक्सपेंस है? नहीं, तो ये कैश ट्रांजैक्शन ऑफ डिबेंचर है। बस पैसा आएगा तो फाइनेंसिंग में प्लस। परचेज ऑफ डिबेंचर पहले बताओ किस एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग का। गलत, इन्वेस्टिंग का। जब हम किसी और के शेयर डिबेंचर खरीदते हैं तो हमारे लिए वो शेयर डिबेंचर नहीं है, हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट है। कितनी बार ये बात सुनी हुई है बेटा? तो ये किस एक्टिविटी का पार्ट है? अब क्या ये इनकम एक्सपेंस है? तो ये कैश ट्रांजैक्शन है एसेट की। पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो माइनस कर दो। अरे ऐसे एमसीक्यू सीधा पकड़ेंगे ना, काहे को हम जाएं लंबे लंबे फॉर्मेट में बेटा? क्यों बेटा? मैंने ये समझाने के लिए कि तुम लोग क्या हो कि कहीं तो तुम 2 बार लिख रहे हो, कहीं 1 बार। तो मैंने ये बताया अगर कैश है तो 2 इफेक्ट और नॉन कैश हो तो 1 इफेक्ट। नहीं, वो तो कॉमन वाला हो गया ना, जो ऑपरेटिंग में प्लस माइनस करना है, नॉन कैश वाला। तू वैसे दिमाग में रख ले। अब जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन, भैया आपने वहां पे पैसा क्या लिखा? अबे यार ये हो क्या रहा है आज मुझे? अच्छा ये तो तुम भी समझ सकते हो वैसे। नहीं, पैसा गया और पैसा गया तो मतलब पैसा गया। हाँ, तुम्हारे पास से 1-2 दिन में जाना ही है मेरे पास फीस का। तो तुम्हारे को भी सही सुनाई दे रहा गया। अब सुनो यार बेटा, प्लीज अब मेरी बात सुन लो। देखो, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट पहले फाइनेंसिंग का है। क्या ये इनकम है, एक्सपेंस है? इनकम एक्सपेंस नहीं है, तो ये केवल कैश ट्रांजैक्शन ऑफ लायबिलिटी है। ठीक है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो क्या करूं? माइनस। लोन एक्वायर फ्रॉम बैंक, फाइनेंसिंग में प्लस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और ऑपरेटिंग में प्लस, क्योंकि ये इनकम एक्सपेंस है, इंटरेस्ट है। क्लियर है? तो आधी से ज्यादा चीज तो हम ऐसी सोच लेंगे फॉर्मेट का। करोगे क्या? अच्छा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग, नो ट्रांजैक्शन। अब इसमें एक बात आपको याद रखनी है, कैश प्लस बैंक प्लस शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी आर एज्यूम सेम थिंग। ठीक है, और इसे हम क्या नाम देते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब एक बात सुनो, इनमें से ये माइनस हो ये प्लस हो, या ये माइनस हो या ये प्लस हो, या ये माइनस हो ये प्लस हो, क्या इस टोटल में कोई फर्क आएगा? नहीं। तो इसे हम कहेंगे नो इफेक्ट या फिर नो फ्लो। नो फ्लो। कोई डाउट है इसमें? अब पहले 2-3 शब्द और लिखवा देता हूं एमसीक्यू को ध्यान में रख के। देखो बेटा, इनफ्लो का मतलब होता है पैसा आना, ये तो क्लियर है। इसे कभी कभी एमसीक्यू में एक और दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं, वो सोर्स। बस सोर्स ऑफ फ्लो या सोर्स। ठीक है, सोर्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। आउटफ्लो मतलब पैसा जाना, इसको एक नया नाम भी दे सकते हैं लोग, एप्लीकेशन। अब बताओ, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इनफ्लो या आउटफ्लो? मैं पूछ रहा हूं, मैं तो क्या लिखोगे? नो फ्लो। परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्यों भाई? कैश कम हुआ, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी बढ़ गई, ये तीनों एक है। या 1000 कम हुए या 1000 बढ़ गए, तो क्या फर्क पड़ा? नो फ्लो। क्या मेरा भैया सच में दिमाग खराब हो रहा है? मैं बोल कुछ रहा हूं, लिख क्या रहा हूं? ठीक है,
अच्छा जाना सेल ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कैश आएगा ना market पक्का? में, हाँ, और क्या? सेल ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी एट प्रॉफिट, कैश आएगा, कैश आएगा, कुछ तो होगा, इनफ्लो क्योंकि पैसा बढ़ गया। इन्वेस्ट कर देंगे इसमें, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी एट लॉस, आउट आउटफ्लो। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कंसिडरेशन ऑफ मशीनरी, बताओ। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कंसिडरेशन ऑफ मशीनरी। अब देखो इनमें से ये किस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, बस ये बता दो। पहली बात, पहले आते हैं इन्वेस्टिंग पे, मशीन की बात हो रही है। अरे मेरी बात तो सुन, अब मेरी बात तो सुन लेगा, 2 मिनट सुन। पहले इन्वेस्टिंग की बात करते हैं क्योंकि मशीन है। पहला पॉइंट, क्या ये कैश इनकम एक्सपेंस है? परचेज ऑफ मशीन, क्या ये नॉन कैश इनकम एक्सपेंस है? नहीं। क्यों? इनकम एक्सपेंस होती नहीं है मशीन, मशीन तो एसिड है। क्या ये कैश ट्रांजैक्शन ऑफ एसिड है? कहां है कैश? मशीन के बदले डिबेंचर दिया है, कैश कहां दिया है? कुछ भी नहीं। तो जब ये कुछ भी नहीं है तो इन्वेस्टिंग में कैसे आ जाएगा? अब दूसरा इसके अंदर एलिमेंट है डिबेंचर। समझ में आ गया होगा मैंने क्यों लिखे हैं बेटा ये। दूसरा एलिमेंट है डिबेंचर। अब मैच करते हैं फाइनेंसिंग से। क्या ये कैश इनकम एक्सपेंस है? नहीं। क्या ये नॉन कैश इनकम या एक्सपेंस है? नहीं। क्या ये ट्रांजैक्शन ऑफ डिबेंचर तो है? क्या ये कैश ट्रांजैक्शन ऑफ डिबेंचर है? नहीं। तो कहां लिखूं भैया? कहीं जगह ही नहीं है पूरे कैश फ्लो में, यही जगह थी बस जो थी। कहाँ लिखोगे भैया? लिखेंगे ही नहीं कैश फ्लो में, नो फ्लो। ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का क्या होगा? नो फ्लो, और दिखाई बताइए ऑपरेटिंग में देख कहां का खर्चा है, और ये कैश है नॉन कैश है? प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट से तेरी जेब से कैश जा रहा है। नॉन कैश है, तो होएगा ही। प्रोविजन का मतलब केवल सोचा है पैसे मरे ना है। अब तू ऑपरेटिंग में ऐड करेगा, ऑपरेटिंग में माइनस करेगा, तो इससे तो कुछ करे ही मत ना। हाँ तो इसको अगर आ जाए तो क्या करोगे? नो फ्लो भाई, कोई इसमें इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कर पाएंगे? अब देखो मैं कितनी सारी एडजस्टमेंट पूछूंगा, आप एडजस्टमेंट सीख चुके हो इनडायरेक्टली। इसका कर लेंगे, क्या? इसके क्वेश्चन सॉल्व डाल देना। 2 मिनट तो रुक जा, वो उसी में गिरे हुए हैं लिस्ट में। हाँ तो इसकी कर लेंगे। अब मैं आपसे 5-7 क्वेश्चन पुट कर रहा हूं यहां तक के, फिर मैं कुछ नया बताने वाला हूं। बेटा 10 मिनट दे दो बस, केवल 10 मिनट। सुनो मेरी बात ध्यान से। पहली बात, मैं 7 एडजस्टमेंट पूछ रहा हूं और देखते हैं आपको एडजस्टमेंट आती है नहीं आती है। ये आपके सामने खुला हुआ है फॉर्मेट, इन्हें ध्यान लगाने ना बस। बोलो, डिविडेंड रिसीव। पहली बात तो ये बताओ, डिविडेंड रिसीव किस पर होगा? भाई साहब डिविडेंड रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट पर। जब हम किसी के शेयर डिबेंचर खरीदते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो डिविडेंड रिसीव किस एक्टिविटी की इनकम है? इन्वेस्टिंग की। कैश इनकम है नॉन कैश? तो कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट क्या होने चाहिए? नहीं, 2 इफेक्ट क्या होने चाहिए? किस एक्टिविटी की इनकम है? तो इन्वेस्टिंग में ऐड और ऑपरेटिंग से माइनस। हो गई एडजस्टमेंट तैयार। आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 2 पे। इंटरेस्ट रिसीव किस एक्टिविटी की इनकम है? फिर गलत, रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट, तो मैंने कहीं पैसे इन्वेस्ट किया होगा यार। मतलब मैं लोन भी लूंगा, ब्याज भी लूंगा। फिर किस एक्टिविटी की इनकम है? 2 इफेक्ट क्या बने? तो हो गए एडजस्टमेंट भाई याद। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्यों? मैंने तो डिबेंचर बोला है, इन्वेस्टमेंट कोई ना बोला है। मैंने आपको पहले बोला था अगर किसी के मैं डिबेंचर खरीदूंगा, मैं डिबेंचर बोलूंगा ही नहीं, मैं उसे इन्वेस्टमेंट बोलूंगा।
डिबेंचर में किसके डिबेंचर को बोलूंगा? उन डिबेंचर को जो मैंने इशू करे हैं। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस एक्टिविटी का है? कैश एक्सपेंस है नॉन कैश? तो कितने इफेक्ट? दो हो गई एडजस्टमेंट। याद आ रहे है क्या कैश फ्लो में? जबरदस्ती 12वीं में 100 बनाते थे इस चैप्टर को। डिविडेंड पेड, डिविडेंड किस पर दूंगा? किसके शेयर पे? अपने शेयर पे। तो डिविडेंड पेड क्या है? किस एक्टिविटी का खर्चा है? फाइनेंसिंग का। तो दो इफेक्ट बताओ। फाइनेंसिंग से लेस, ऑपरेटिंग में ऐड। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, पहले बताओ ये किस एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग में ऐड होगा और ऑपरेटिंग में। फाइनेंसिंग में ऐड, ऑपरेटिंग से माइनस। अब बताओ कुछ था एडजस्टमेंट दिमाग में रखने में? बस एक एडजस्टमेंट नहीं होगी इससे। क्या? वो मशीन अकाउंट से कोई, क्योंकि उससे बैलेंसिंग फिगर निकलनी होती है। अच्छा डीबी। अब मैं दो शब्द बोलता हूं। टैक्स मेड क्या करना चाहिए? इसका तो भैया होता ही है। ऑपरेटिंग में प्लस क्योंकि नॉन कैश है, और टैक्स पेड क्योंकि ये कैश है। कोई डाउट है? बड़ी एडजस्टमेंट मैंने अभी कोई लिखवाई नहीं है अभी। वो जो टेबल वाली भैया, हाँ। टेबल वाली भी पूछते हैं हाँ पूछ सकते हैं डेप्रिसिएशन और भैया, उसमें तो पूछेंगी प्रैक्टिस पेपर में तो। अब मैं लास्ट चीज बोलता हूं, बात करता हूं फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। 5 मिनट बोले तो 5 मिनट लूंगा बस। फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एटसेट्रा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इनके लिए इंटरेस्ट रिसीव कौन सी इनकम है? ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग? हाँ। क्या ये इनके बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से जनरेट होने वाला रेवेन्यू है? तो ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी लिखा है यहां, जिनका काम ही या इन्वेस्टमेंट कंपनी, ऐसे लिख दो। इंटरेस्ट पेड, ये क्या है इनके लिए? डिविडेंड रिसीव, ये क्या है? अरे भैया, डिविडेंड रिसीव क्या है इनके लिए? ऑपरेटिंग, क्योंकि इनका काम है यार पैसा इधर उधर इन्वेस्ट करना। और डिविडेंड पेड भी क्या है इनके लिए फिर? क्यों ऑपरेटिंग क्यों नहीं? एक चीज तो होती है वो। डिविडेंड पेड ऑलवेज रिमेन फाइनेंसिंग, क्योंकि डिविडेंड हम अपने शेयर पे देते हैं। सही है? डिविडेंड हम अपने शेयर पे देते हैं। अब एक छोटी सी चीज और रह गई है, करना चाहो तो यार, मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। छोटी नहीं है वो। चलो भैया कल कर लेंगे, आज तो अकाउंट की क्लास ही बहुत छोटी हुई है फिर हमारी। आज सुन रहा है।